जो क्वेश्चन अभी प्रोसेस कॉस्टिंग रहते हैं, जो 4 क्वेश्चन अगर हमने बताए थे 12, 13, 14, 15 एग्जाम्पल जो है इसी चैप्टर की, वो आप लोग कोशिश करना। अभी जो वीकेंड आएगा उसमें एवरेज और फाइफो और नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस ही है, आप ट्राई करना। अगर ना हुए तो हम दोबारा कर लेंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करते वक्त पास पेपर से क्वेश्चन भी करते हैं। आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग करो, जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर को, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या चीज़ होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बेटा, अच्छा जी। और व्हाट इज बाय प्रोडक्ट एंड व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स, इसके लिए हम ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा, हमारे पास यहाँ टॉपिक है बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस रन करेंगे और आप उससे में इनपुट करेंगे। से हमने रॉ मटेरियल ए इनपुट कर दिया, ठीक है? हम एक प्रोसेस रन करेंगे, उसके अंदर हमने रॉ मटेरियल पुट इन कर दिया, दैट इज ए, और हमने ये इनपुट किया है 100 kg। ओके, अब अगर आप ये कहते हो कि हमने इनपुट तो किया है मटेरियल ए, लेकिन मैं कमाना चाहता हूं जस्ट JP1। ये हमने कहा कि ये से पेट्रोल है, ठीक है? JP1 हमारी एक प्रोडक्ट है, दैट इज पेट्रोल, और JP2 हमने कहा हमारी प्रोडक्ट है डीजल। ओके, आप कहो ना कि मैं मटेरियल ए डालूंगा और मैंने सिर्फ पेट्रोल बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आप रॉ मटेरियल ए डालेंगे, इसके नतीजे में 2 प्रोडक्ट्स पैदा हो रही है। अभी हम फिलहाल 2 प्रोडक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल। तो इट इज अ जॉइंट प्रोसेस जिसके नतीजे में मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आएंगी, उन दोनों प्रोडक्ट्स को कहा जाता है फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स। और जॉइंट प्रोडक्ट्स का एक क्राइटेरिया ये भी है कि दोनों की जो वैल्यू हो ना, सेल वैल्यू, वो भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि ये 10 रुपए है तो ये 1 रुपए हो, ठीक है? अगर दोनों प्रोडक्ट्स या जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो देन दीज प्रोडक्ट्स आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अगर इसकी वैल्यू हो जाए इनसिग्निफिकेंट, से ₹1 पर केजी, एक प्रोडक्ट की है 10 और एक की है 1, तो दिस इज अ जॉइंट प्रोडक्ट एंड दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट होता है यानी कि जो वेस्ट हो जाए और जिसकी बहुत ही लेस मिगर वैल्यू हो, लेस वैल्यू हो, नॉमिनल वैल्यू हो, उन प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट्स। और जो मेन प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। ओके, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स को मेन प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है बेटा। और हमने जो प्रोडक्शन करनी होती है ना, जो हमारे प्रोडक्शन का इंटेंट है, वो इन्हीं को प्रोड्यूस करने के लिए है, जॉइंट प्रोडक्ट्स को या मेन प्रोडक्ट्स को, इन्हीं को हमने इंटेंट करना है। जी बेटा, ठीक है। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। हम चाहें कि सिर्फ पेट्रोल पैदा हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हम इनपुट करेंगे, इनपुट हमने किया, एक कॉमन रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, या नंबर ऑफ रॉ मटेरियल हो सकते हैं,
उससे प्रोड्यूस एक प्रोडक्ट नहीं होगी, बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पैदा होंगी। और अगर उन सब की मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो देन दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट्स और मेन प्रोडक्ट्स। और उसके नतीजे में साथ में कोई ऐसी प्रोडक्ट पैदा हो रही है जिसकी मार्केट वैल्यू कम है, देन इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो हमें कुछ आइडिया हुआ। अच्छा जी, जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। और इस प्रोसेस के ऊपर ना बेटा, जब मटेरियल आपने डाला है तो लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, तो आपकी क्या कॉस्ट कौन सी इनकट होगी, उसको हम कहेंगे जॉइंट कॉस्ट। इसके अंदर होंगे सारी चीजें वही जो थ्री एलिमेंट्स है हमारे पास, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। यही हमारा इनकट होगा। ठीक है, लेकिन इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। ठीक है बेटा, अब ये इनपुट था, ये जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमने समझ लिया कि जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट को हम कह रहे हैं से हमारे पास है JP1, JP2, और इसका नाम हमने दे दिया पेट्रोल और डीजल का। ठीक है, इनको सबको हमने शेड दे दिया ये वाला। तो हमें डिस्टिंक्ट होना चाहिए कि व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड सो। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये हमने लिखा है, या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। बेटा जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन रिकॉग्नाइज JP1, JP2 और JP3 और JP4 जो भी है। इससे पहले तक, इस पॉइंट से पहले तक, आउटपुट के इस पॉइंट से पहले तक आपको ना मुझे JP1 दिखाओ, आप नहीं दिखा सकते। आपको मुझे JP2 दिखाओ, आप नहीं दिखा सकते। इससे पहले ये प्रोडक्ट सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर पता लगता है कि ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये लुब्रिकेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो जिस पॉइंट पे जाके ये डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइड होते हैं, वो कहलाता है बच्चों स्प्लिट ऑफ पॉइंट और पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यानी कि दोनों जो सारे जो यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे तो कलेक्टिवली रॉ मटेरियल के तौर पे थे, लेकिन अब प्रोडक्शन प्रोसेस होने के नतीजे में ये JP1 बन गया और ये JP2 बन गया। तो बेटा हमने अगला जो पॉइंट समझा है, इसमें ये जो डिफरेंट कलर्स दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन करने में कि अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट हमें समझ नहीं आया। तो इसका ये एक ही बात है बेटा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ सेपरेशन एंड सो ऑन। अब क्या होता है बच्चों, ये इस पॉइंट पे जब ये सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इस पॉइंट पे भी सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, अभी हम स्टार्ट में है तो हम सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ना नॉर्मल लॉस आएगा, ना नॉर्मल लॉस, ना नॉर्मल गेन फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन बाद में आ जाएगा। कैसे, 100 kg हमने इनपुट किया तो बेटा देखो 40 ये मिल गया, 60 ये मिल गया, 100 का 100 ही रहा। तो इस केस में अभी कोई नॉर्मल, एबनॉर्मल और एबनॉर्मल गेन नहीं आ रहा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है ना, उसको हम सेल कर सकते हैं ₹10 पर केजी और ₹16 पर केजी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से आना शुरू हो जाएगा क्या, रेवेन्यू। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास रेवेन्यू की स्टेजेस, और वो कब आती है, हम चाह के उनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जाके सेल कर सकते हैं। ओके, सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ। तो बेटा ये आगे बात रेवेन्यू की। अच्छा, तो कॉस्टों की बात क्या हुई, कॉस्ट हमने यहाँ लगाई थी, जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने जॉइंट कॉस्ट लगाई थी। यहाँ पर भी आप कहो ना कि JP1 की क्या कॉस्ट है, JP2 की क्या कॉस्ट है, आपको पता नहीं लगेगी क्योंकि ये जॉइंट कॉस्ट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कॉस्ट का। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है रेवेन्यू का।
यहाँ पे कोई चीज आपने पूछनी है तो बताएं। यहाँ तक एक सेगमेंट इसका खत्म हुआ है, अभी हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। सीक्वेंस समझ आया, यानी कि इसका जिसे कहा जाता है ना डेटा फ्लो समझ आया, डेटा फ्लो डायग्राम बनाई जाती है डीएफडी, कि कैसे इनपुट हो रहा है, कैसे आउटपुट हो रहा है, क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, क्या सेल होगी एंड सो ऑन। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा। ठीक है। देखिए बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं और उससे हमारी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब भी हम रॉ मटेरियल इन करेंगे, ये जॉइंट प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट्स का या मेन प्रोडक्ट्स का या बाय प्रोडक्ट्स का एक फीचर है कि जब भी आप इनपुट करेंगे ना तो आपके पास एक आउटपुट नहीं आएगा, आपके पास मोर देन वन आउटपुट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि एक हमने प्रोडक्शन प्रोसेस रन किया है, उसकी उसका ये फीचर है, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब उसकी आउटपुट आएगी ना तो दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होकर आएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ बुक में भी दी गई है, दैट इज the refining of crude oil produces a series of products, fuel oil, gasoline and kerosene। इसी तरह एक एग्जांपल और दे रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स आर ग्रोन, जो हम अपने ये पास भेड़ बकरियां वगैरह पालते हैं, इसलिए पालते हैं बेटा, फॉर फूड एंड देयर हाइड्स आर टर्न्ड इनटू लेदर। हम उनको फूड के लिए पालते हैं और उनकी जो खालें होती हैं, स्किन्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं फॉर लेदर। तो आप डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं उससे सिर्फ हम गोश्त के लिए नहीं पाल रहे, बल्कि हमें उसकी खाल भी चाहिए। ठीक है, लाइक वाइज जो क्रूड ऑयल है, जब हम इसको रिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास फ्यूल ऑयल भी आ रहा है, हमारे पास गैसोलीन भी आ रही है और हमारे पास केरोसिन ऑयल भी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास लुब्रिकेंट्स भी आ रहे हैं। तो वेन एवर अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज रन, इट कैरीज कॉस्ट, उसके आपको डेफिनेटली कॉस्ट तो लगानी पड़ती है, उसके अंदर रॉ मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगी, एफओएच भी होगा एंड सो ऑन, सब कुछ होगा। ये जॉइंट कॉस्ट है। ओके, इसके नतीजे में हमारे पास आएगा आउटपुट। हमने यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए कह दिया है पेट्रोल और डीजल एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन में चीजें होंगी आपको बता दी जाएगी। ये आउटपुट जो आती है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि 40 किलोग्राम निकला है जेपी 1, ये 40-60 किलोग्राम निकला है जेपी 2, या लीटर्स में कर लो आप एंड सो। तो अभी हमारी जो इसमें बच्चों क्वेश्चन आएंगे ना, वो ये आएंगे, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है ना 400, ये जेपी 1 से कितनी रिलेट करती है और जेपी 2 से कितनी रिलेट करती है। इसके हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हम उनको जाकर देखेंगे। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हम आगे चलते हैं। तौहीद, आपको क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, हम चाहें तो प्रोडक्ट्स को जब वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड होगी ना उसी स्टेज पे सेल कर दें, हमारे पास ये ऑप्शन होती है। ठीक है, या एक ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हम इसके ऊपर फर्दर कुछ कॉस्ट इंकर्ड करें और इसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा लें और फिर जाके सेल कर दें। ये भी ऑप्शन हमारे पास एक अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें अभी, मैं आपको एक्सप्लेन, जी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम चाहें तो जेपी 1 को ना सेल कर दें एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
या एक ऑप्शन हमारे पास और अवेलेबल है कि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं JP1 की, अभी हम इसको लेके आगे जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाएं 6 रुपए की, और इसको मार्केट में जाके ना सेल कर दें। इसको कहते हैं अल्टीमेट सेल प्राइस। क्या कहा जाता है बेटा? अल्टीमेट सेल प्राइस। यहां थी सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब हम करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड फर्दर प्रोसेसिंग। यहां तक थी ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आ रही है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कि फर्दर जब वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो गई है उसके ऊपर हम फर्दर कॉस्ट लगा रहे हैं और फिर उसको जाके हम सेल करेंगे। तो ये बेटा जो सेल होती है ना, इसको कहा जाता है अल्टीमेट सेल प्राइस। ये क्या कराई जाती है? अल्टीमेट सेल प्राइस। अब बेटा जब यहाँ पे सेल करते हैं तो उसका नाम है JP1, और हमने कहा जब इसको हम फर्दर प्रोसेस कर लेंगे हमने इसका नाम कर दिया FP1। सपोज सिंपल एक समझ रहे हैं, अभी हम और भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया FP1, और अब हम यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं 28 पर केजी का। तो आपके ख्याल में एक ले मैन अभी नीचे वाली कैलकुलेशन को देखे बगैर हम इसको 28 का सेल क्या करें या 10 का? क्या आपका दिल कहता है? ऑब्वियसली सर 28। जी, क्यों? कि देखो हम सिर्फ 6 रुपए इस पे इजाफा किया ना, तो हमारी प्राइस कितनी बढ़ रही है? 18 रुपए। जस्ट 6 रुपए ज्यादा लगाने से मुझे 18 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं कितने का फायदा हो रहा है और क्या हो रहा है। अब हमने इसको कहा था JP1 को पेट्रोल, और FP1 को कह दिया है हाई ऑक्टेन। ओके, रुपीस पर केजी का इम्पैक्ट देखते हैं। अल्टीमेट सेल प्राइस है बेटा 28 रुपए। सेल प्राइस है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 10 रुपए। हमें प्राइस का इंक्रीज आ रहा है कितना? एडिशनल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 18। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 6। तो इसका मतलब है कि पर केजी हमें प्रॉफिट हो रहा है 12 का। पर केजी प्रॉफिट हो रहा है 12 का। और से हमने इस दफा प्रोडक्शन करनी है 15,000, प्रोडक्शन करनी है 15,000 केजी इस पीरियड में। तो हमें नेट बेनिफिट फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग, दिस इज द बेनिफिट फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग, दैट इज 180,000। ठीक है बेटा, यहां से बातें समझ आई? तो जितनी चीजें अभी आपके सामने कलर में है ना, इनमें से कोई पॉइंट समझना है तो बताएं, जितनी कलर में है। ट्वेंटी एट, अच्छा जी। बेटा देखें, हाँ, एक चीज है कि जब वो निकली हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस से, तो समझ लेते हैं हम से कि ये अभी सिर्फ पेट्रोल है। आपको पता होगा अगर अभी पेट्रोल जो है ना तकरीबन 75 रुपीज पर लीटर मिल रहा है, और हाई ऑक्टेन भी एक पेट्रोल होता है, ठीक है, वो आई थिंक 147 की रेंज में मिल रहा है। देखो एक 74, 75, और एक 157 भी गया था, 147 पे भी आजकल बिक रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो कंपनीज चाहें तो क्या कर सकती है, एज ए रेगुलर पेट्रोल के तौर पे भेज दें, और इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाकर उसको फर्दर रिफाइन कर कर 28 का सेल कर दें। ठीक है, चलो अगर हम पेट्रोल की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो आजकल एग्जैक्ट रेट चल रहा है ना, हम वो लिख देते हैं 75 पर लीटर, और इसको कर देते हैं 147 पर लीटर। ठीक है बेटा, ये हमने एग्जांपल बना ली। ये कहां से वैल्यू आएगी? अल्टीमेट मार्केट वैल्यू है, अल्टीमेट सेल प्राइस, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू। ठीक है बेटा, ये डिटरमिन होती है थ्रू मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे भी डिटरमिन हुई है थ्रू डिमांड फोर्सेस, थ्रू मार्केट फोर्सेस देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई। अब हमने देखना होता है जब हम इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे कि हम प्रोडक्ट को क्या इस पॉइंट पे सेल कर दें या हम प्रोडक्ट को इस पॉइंट पे सेल करें। देखिए 75 की वो थी, 6 रुपीज हमने इसके ऊपर ऐड किया, कितना हो गया 81, और हम सेल कर पा रहे हैं 147 पे। तो डेफिनेटली हमें जस्ट 6 रुपीज लगा के इतना बड़ा अगर इंक्रीज मिल रहा है, या अगर हम इसको इतना कर ले बेटा, इसको भी हम 60 कर देते अगर, फिर क्या होगा?
60 per liter. So this is 147. This is 75. तो हमें कितने का एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है? 72 का. हम यहाँ कर देते हैं 60. फिर भी हमें 12 पर लीटर जो है ना हमें एडवांटेज हो रहा है. तो यहाँ पे हमने बेटा बस सिर्फ ये समझना है कि हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है या नहीं करनी. ठीक है, क्लियर होगी ये बात? आप कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा बताएं. जी बेटा. तो ये हमारे पास जॉइंट प्रोडक्शन और सबको हमने अंडरस्टैंड किया. अब जो बच्चों हमारे पास इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो हमें कैलकुलेशंस करनी है, वो ये करनी है कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है ना इसको स्प्लिट करना है ओवर जॉइंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये जो 400 रुपए की कॉस्ट आई है ना, ये JP1 की कितनी है, JP2 की कितनी है, एंड सो ऑन. तो इसके लिए आगे हम एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. इसको करने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स अवेलेबल हैं. ठीक है, वो कौन कौन से मेथड है उनका नाम देख लेते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन एग्जांपल देखते हैं. द फर्स्ट मेथड इज यूनिट बेसिस, कि जिसके जैसे हमने देखा कि JP1 के बने थे 40 और इसके बने थे 60. तो जितने यूनिट्स बने हैं उस हिसाब से हम इसके ऊपर एलोकेट कर दें. सेकंड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो सेल्स वैल्यू आ रही है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उसके हिसाब से इसको स्प्लिट कर दें. एंड थर्ड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल्स वैल्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसके बेसिस पे हम इसको एलोकेट कर दें. तीनों बातों को अभी हम समझते हैं. पहली बात है यूनिट की बेसिस पे. ठीक है, यूनिट की बेसिस पे. दूसरी है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, और तीसरी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी बेटा? ये अल्टीमेट वैल्यू है. इसमें से अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे ना, अल्टीमेट सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो ये तीन मेथड हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज सेल्स वैल्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड यूनिट बेसिस. आइए इनको वन बाय वन देखते हैं. ये है एग्जांपल नंबर 26. Two products JP1 and JP2 are produced from a common process. During March, 8,000 units of material were input to the process. हमने कितना इनपुट किया है? 8,000. ओके, ये हमने इनपुट कर दिया. 8,000 units of material were put into process. Total cost of processing direct material and conversion costs are 135,880. ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट. ओके, अच्छा जी. आउटपुट वाज 5,000 यूनिट्स ऑफ JP1 एंड 3,000 यूनिट्स ऑफ JP2. तो JP1 के आगे हैं कितने थे बेटा? 5,000 एंड 3,000. 5,000 इसके हो गए, से हम केजी रह लेते हैं, उसने मुझसे को बताया नहीं कौन कौन से, और इसको कर देते हैं 3,000. ठीक है बेटा, इनको भी हम रिमूव कर देते हैं जो प्रोडक्ट का नाम दे रहा है ताकि इतना डाटा वो ना हो. क्राउडेड ना हो जाए. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया, इतना स्टेट हमारे पास बन गया अभी तक जो डाटा हमारे पास आया था. ठीक है, अब हम आते हैं आगे. JP1 has a sales value of ₹40 per unit when it is output from the process and can be sold for ₹120 after further processing cost of ₹25 per unit. हम चाहें तो इसको अभी कितने का बेच सकते हैं बेटा? 40. ठीक है, और
इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमने कितनी इंक्लूड करनी है, 25 की, और फिर ये सेल हो जाएगा 120 का। ओके, तो ये JP1 की सारी कहानी आ गई। दिस इज स्टोरी ऑफ JP1। यहां तक बेटा सारी बात समझ आ गई कि क्या क्वेश्चन का डाटा था और हमने कैसे प्लेस किया। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। JP2 has a sales value of 55 per unit when it is output from the process. That is 55. Okay. और and can be sold for 80 after 15. यहाँ पे आ जाएगा 80 और इसके ऊपर जो कॉस्ट इंक्लूड हो रही है that is ₹15। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? तो ये डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है बेटा। इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन है? जितना डाटा हमने लिखा है तो प्लीज बताएं, कोई इशू है तो। डाटा प्लेस करना आ गया आपको? ओके, यहां तक हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? जॉइंट कॉस्ट कैन बी अपोर्शन्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। हमारे पास एक यूनिट वाला तरीका है, एक सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का तरीका है, और एक तरीका हमारे पास NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अच्छा जी, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं बेटा? 5 और 3, 8000। तो हमारे पास 5000 और 3000 कितने यूनिट्स बन गए? इन पॉइंटों को भी हम हटा देते हैं। अब आपको ये पॉइंट समझ आ चुके हैं। तो टोटल ये यूनिट्स जो हो गए बेटा, दैट इज 8000। एग्रीड? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस्ट को ना इन यूनिट्स की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, वो कैसे होगी वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, जॉइंट कॉस्ट है 135,880। ओके, और हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आ रहे हैं दैट इज 8000। तो अगर हम 135,880 को डिवाइड कर देंगे 8000 से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई पर केजी। और हमने JP1 और JP2 की निकालनी है। JP1 और JP2 की कॉस्ट करनी है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 5000 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 3000। तो हमें पता लग गया कि JP1 की कितनी कॉस्ट है, JP2 की कितनी कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट देखो 135,880 ही आएगी। ठीक है बेटा, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ स्प्लिटिंग कॉस्ट अमंग JP1 एंड JP2। ओके, ये इसकी टोटल कॉस्ट हमने कर दी, और अगर हमने इसकी यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है तो दिस डिवाइड बाय, कितने यूनिट थे बेटा JP1 के? 5000, तो 5000 से डिवाइड कर देंगे। और इसके कितने यूनिट से? 3000, तो 3000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट भी निकल आती है, दैट इज यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जो कि यही आ रही है 16.985। तो बेटा ये तरीका है जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करने का अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, क्लियर हो गई ये बात? जी बेटा, क्या इसमें इशू आ रहा है? जी रबी, आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। और आपको ये पता लगा होगा कि कोई मुश्किल मेथड नहीं है, जस्ट जितना आउटपुट होता है उसको हम सम करते हैं। ठीक है,
कॉस्ट को फिर उससे से डिवाइड किया, ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट बन गई, जितने यूनिट्स हमारे पास थे उससे हमने मल्टीप्लाई किया, हमें पता लग गई टोटल कॉस्ट कितनी आ रही JP1 की और JP2 की। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास स्प्लिट होके आ गई। और अगर हम इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहें तो 8000 यूनिट्स की कॉस्ट थी 135,880, JP1 की 5000 यूनिट्स की वैल्यू बन गई ये, JP2 की वैल्यू बन गई ये, और ये हमारे पास प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब हमने करना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट से, तो फिर उसकी क्या होगा तरीकाकार, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जी बेटा देखो, JP1 जो है ना, ये हमारे पास कितना आ रहा है 5000, और JP2 हमारे पास कितना आ रहा है 3000। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब हमने क्या करना है, सेकंड मेथड है हमारे पास सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ठीक है, ये कितने का सेल हो रहा था इस पॉइंट पे 40 का, और ये कितने का सेल हो रहा है 55 का। ओके, ये बात क्लियर हो गई। हम क्या करते हैं, इस डाटा को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये हमने प्लेस कर दिया, और इसको चलो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। तो अगर आप टोटल वैल्यू निकालना चाहें तो 5000 की कितनी वैल्यू बनेगी बेटा, सेल वैल्यू 200,000। लाइक वाइज इसकी वैल्यू बनेगी 165,000। ठीक है, ये हमने क्या क्या किया है, मैं आपको यहाँ पे इसकी हेडिंग्स बना देता हूँ। दिस इज प्रोडक्ट JP1, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ये इसके यूनिट्स आ गए, ये इसकी सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ आ गई। ठीक है, और ये इसकी टोटल सेल वैल्यू बन गई। अगर हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू बनती। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। ये थी एक यूनिट की सेल प्राइस, तो टोटल जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे उनकी क्या सेल प्राइस बनेगी। तो फिर हम बेटा जाके इसका ले लेंगे सम, एंड दैट इज 365,000। तो सेल्स वैल्यू है इन दोनों प्रोडक्ट्स की, यानी कि इसका टोटल अगर हम लें दैट इज 365,000। अब हमने क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट है हमारे पास 135,880। ठीक है, हमारे पास जॉइंट कॉस्ट है 135,880, और हमारे पास अब सेल्स वैल्यू आ चुकी है दैट इज 365,000। ठीक है, हम क्या करेंगे, दिस फिगर डिवाइड कर देंगे इस फिगर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक परसेंटेज निकल आएगी, ये भी रुपीज में फिगर है, ये भी फिगर रुपीज में। ठीक है, अगर हम इसको मालूम करना चाहेंगे ना, जब ये आ रही 0.37, ठीक है, या अगर हम इनटू परसेंटेज अगर इसको शो करना चाहें तो ये हो जाएगी 37%। अब अगर हमने निकालनी है JP1 की क्या बनती है वैल्यू और JP2 की क्या बनती है, तो वे निकलेगी बेटा, यहाँ आ जाएगी कॉस्ट, इसकी वैल्यू क्या थी, सेल प्राइस 200,000 थी, तो 200,000 मल्टीप्लाई बाय दिस 37%। लाइकवाइज दिस 165,000 मल्टीप्लाई बाय 37%। ठीक है, अब आप जब इसका सम लेंगे तो आप देखेंगे ये आगे 135,880। तो हमने क्या किया है, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग JP1 एंड JP2 थ्रू सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया।
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। पहले हमने यूनिट से किया था, अब हमने किया है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स। ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने लेनी है इसकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं लेनी, 40 और 55 नहीं ले लेनी, बल्कि उसकी ओवरऑल इम्पैक्ट जो टोटल बनता है ना, उसके हिसाब से इसको एलोकेट करना है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, बताएं। दोनों मेथड समझ आ गए? दोनों मेथड से अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर लेते हैं कंपैरिजन, यहाँ पे कर लेते हैं। ये यूनिट बेसिस पे हमारे पास कॉस्ट बनी थी, तो दोनों का डिफरेंस निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस, और इसी तरह दिस माइनस दिस। तो ये डिफरेंस बेटा ऑफसेट ही होना है, क्योंकि टोटल तो वही रहेगी ना। ठीक है, से इसका ये डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये यूनिट बेसिस पे निकाली, और ये हमने निकाली है कॉस्ट एट विद स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। इजी है ना ये तो? सर ये बेस 95 करके नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? हम लोग स्प्लिट ऑफ प्राइस भी निकाल दें, मतलब 95 को बेस रखें। नहीं बेटा, देखो इसके कितने यूनिट्स है? 5000, उनकी वैल्यू 40 है, यहाँ है 3000, इनकी वैल्यू 55 है। हम इन सिंपल इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक यूनिट की प्राइस है ना। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने? इसके 5000 बने हैं, इसके 3000 बने। ये इनफैक्ट लाती है वेटेड एवरेज। ठीक है, स्टेट हमें इसकी एवरेज नहीं लेनी। अगर ये दोनों यूनिट्स होते ना 4000 फिर भी आपका क्राइटेरिया काम कर जाता। लेकिन इसका जो तरीकेकार है वो यही है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स वैल्यू निकालनी है इसकी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। टोटल निकालना होता है, इंडिविजुअल के साथ नहीं जाना। यही बात समझा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, टोटल के साथ जाना है, टोटल। क्योंकि ये अगर आप सपोज करें, अगर हम इसके साथ करते हैं ना, तो ये बनता है 95। ठीक है, और अगर हम इसकी बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तो वो काफी डिफरेंट आएगी। ठीक है, इसको हमने वेटेड एवरेज मेथड, अगर हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स बराबर नहीं है, एक की यूनिट ज्यादा है तो जिसकी यूनिट ज्यादा है उसको ज्यादा कॉस्ट जानी चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये 5000 यूनिट्स इंटू 40, 3000 यूनिट्स इंटू 55, ये टोटल 365 बना। हमने क्या किया, 135,000 को मल्टीप्लाई बाय किया 200,000 और डिवाइड कर दिया 365,000। तो ये हमारे पास आ गए 74 455 और 61 425, ये हमारे पास आ गई। और फिर जब इसका प्रोसेस अकाउंट बनेगा तो 8000 यूनिट्स की यही कॉस्ट थी। अब JP1 को ये कॉस्ट एलोकेट हो गई और JP2 को ये कॉस्ट एलोकेट हो गई, और ये प्रोसेस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इंडिविजुअल यूनिट की सेल प्राइस पे नहीं करना बेटा, हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स को साथ लेकर चलना है। ओके सर। ठीक है, क्लियर? हमेशा ये सिर्फ क्राइटेरिया यहाँ के लिए नहीं है, दुनिया में कोई भी काम आपने करना हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स को साथ जरूर लेके चलना है। तो ये हमेशा के लिए, ये इस क्राइटेरिया के लिए नहीं है। अगर इन दोनों के एक एक यूनिट हो ना, सपोज करो ये भी एक है और ये भी एक है, फिर आप कर सकते हो, या दोनों बराबर हो। लेकिन जब डिफरेंस इन यूनिट्स होगा तो आपने ये वाला मेथड लेके चलना है। ओके सर। अब हम आते हैं तीसरे मेथड की तरफ। वो क्या था? NRV। ओके जी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द स्प्लिट, एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। अब हमारा तीसरा मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ।
ये मेथड क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा, देखें, हमें JP1 और JP2 का किस जगह पे पता लगता है कि ये दो सेपरेट आइटम्स हैं? जी बेटा, नेट ऑफ प्राइस पे ना। जी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो यहाँ पे सेपरेट हुई है, पता लगा ना JP1 JP2 हो रहा है, दिस इज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, जहां पे आउटपुट आपको सेपरेटली रिकॉग्नाइज होते हैं। मैं इसको ना एक और पॉइंट बना देता हूँ मिलकर। ये जो जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जहां पे सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जो है पॉइंट है ना, दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हमने यहां पर देखनी है कि आपके पास NRV क्या है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे पता लग गया भाई JP1 कौन सा है, JP2 कौन सा है। और ये NRV निकालने का तरीका कार क्या है? इस NRV निकालने का तरीका बेटा ये है कि हम अल्टीमेट मार्केट वैल्यू जो है ना, दैट इज अल्टीमेट सेल प्राइस, ठीक है, या अल्टीमेट सेल प्राइस लिख लो, या कहीं अल्टीमेट मार्केट वैल्यू भी मिलता है आपको, इसमें से हमने लेस कर देनी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जब हमने NRV निकालनी है तो हमने क्या करना है, अल्टीमेट सेल प्राइस या अल्टीमेट मार्केट वैल्यू में से ठीक है, हम लेस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, NRV कैसे आएगी हमारे पास, अल्टीमेट सेल प्राइस में से, बल्कि हम इसको और जरा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं ताकि आपको ये एब्रिविएशंस में प्रॉब्लम ना आए। दैट इज ये आ जाएगी, और इसमें से हम माइनस कर देंगे दिस वन, फर्दर अल्टीमेट सेल प्राइस में से जब आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करोगे। और भी अगर बच्चों NRV निकालने वक्त अगर हमारे पास आ रहा है सेल्स कमीशन एंड सो ऑन, डिस्पोजल कॉस्ट कोई, तो वो भी हम लेस करते हैं। ठीक है, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, JP1 की 120, ठीक है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है से इसकी है 25, तो हमारे पास आ जाएगा NRV। सेल्स कमीशन हमने बस कहा अभी फिलहाल कोई नहीं है, जीरो है, तो हमारे पास अल्टीमेट मार्केट वैल्यू आ जाएगी कितनी, 120 माइनस 25 और NRV जीरो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कर देते हैं न्यूमेरिक्स, ये भी हो गया न्यूमेरिक्स, तो 95 हमारे पास बनेगी NRV। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगी, NRV बन गई JP1 की 95। ओके, दिस इज फॉर JP1। इसी तरह हम JP2 की भी निकालेंगे, यहाँ कर लेते हैं JP1, JP1 हो गई, और ये हो गई JP2। ठीक है, इधर भी इनकी वैल्यूज कर देते हैं न्यूमेरिक्स में, 120 25 15 और 80। ठीक है, दिस वन इसको हमने अभी फिलहाल सपोज के बाद जीरो, जिस तरह यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई थी, इस तरह भी इसकी वैल्यू आ गई 65। ठीक है बेटा, ये आ गई है NRV ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, दैट इज 95 एंड 65। क्लियर हुई बच्चों बात यहाँ तक कुछ, कि हमारे पास NRV कैसे आती है, दैट इज अल्टीमेट सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर कोई होगी तो हम उसको लेस कर देंगे। जी बेटा, सर ये वही एडिशनल रेवेन्यू है ना? नहीं मैं बताता हूँ, एडिशनल रेवेन्यू नहीं है, इसको हम अभी यहाँ पे सेल्स कमीशन भी तो लिखा है ना, इसको बेटा हम कह सकते हैं कि एक सेकंड, इनके जो बॉक्स है उसको रिमूव कर देते हैं। अभी तो सर एडिशनल रेवेन्यू निकले ना अभी इसमें। अभी अभी यही है, अभी यही आपकी बात ठीक है। ठीक है, तो फिर हम
इनफैक्ट क्या हो रहा है, ये जो स्प्रेड ऑफ पॉइंट है ना, इस पे आज हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, हम कितना रिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है कि हमें स्प्रेड ऑफ पॉइंट की सेल प्राइस दे दी जाए। सम टाइम क्या होगा, आपको स्प्रेड ऑफ पॉइंट की ना सेल प्राइस नहीं दी जाएगी, तो ये एनआरवी जो है ना, इनफैक्ट सेल प्राइस निकालना है एट स्प्रेड ऑफ पॉइंट। समझे बात बच्चों? सम टाइम क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सेल प्राइस एट स्प्रेड ऑफ नहीं दी जाएगी। जब आपको वो सेल प्राइस एट स्प्रेड ऑफ नहीं दी जाएगी ना, तो आप ये जो सेकंड मेथड था ना, सेल्स वैल्यू एट स्प्रेड ऑफ, ये नहीं कर सकोगे। से आपको ये 40 और 55 ना दी जाए अगर, ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे? उस क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही है कि हम क्या निकाल लें, एनआरवी, यानी कि अल्टीमेट सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ। इनफैक्ट ये आ रही है 95 और ये आ रही है 65। ओके, ये इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, या इसको कहा जाता है एनआरवी। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज बच्चों यूज होंगी, हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ और एनआरवी। क्योंकि आपको अभी जो आपकी प्रोडक्ट्स है ना, वो अमूमन स्प्लिट ऑफ पे सेल नहीं हो पाती, आपको उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकट करनी ही करनी होती है। और बेटा दो, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होती है ना, ये JP1 के लिए सेपरेट होगी और JP2 के लिए सेपरेट होगी। इससे पहले जो ये जॉइंट कॉस्ट थी ना, ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सेपरेट सेपरेट नहीं होती थी, ये जॉइंट थी। जबकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होती है ना, इनको सेपरेबल कॉस्ट भी कहा जाता है। Joint processing cost is also, further processing cost is also cost called separable cost, कि हमें पता है कि सेपरेट कॉस्ट JP1 की कितनी है और JP2 की कितनी है। तो जब आपको वैल्यू सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं दी जाएगी, तो वहां पे आपने यूज करना है एनआरवी का मेथड। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? रोहित सर ये प्रैक्टिकली तो ठीक नहीं है ना? वो नहीं ठीक भाई। भाई प्रैक्टिकली जब आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो आप अगर कभी नाज शर्मा गए हो ना, नाज शर्मा के साथ ये फर्नीचर की मार्केट है, गए हो? फर्नीचर की मार्केट पे नहीं गया सर। ये कुरी रोड पे, मई रोड, नाज शर्मा के साथ। सर देखिए लेकिन गया नहीं। कभी फर्नीचर बनते देखा है? यस सर। ठीक है ना, फर्नीचर में क्या रॉ मटेरियल होगा, लकड़ी, वुड। ओके, हम कहते हैं जी लकड़ी काट कोट के ना हमने सोफा भी बना लिया और एक हमने ना वो बना ली, कुर्सियां बना ली से, ये सोफा है ये कुर्सियां है। हम चाहें तो इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ना अभी सिर्फ इनका ढांचा बनाया है, हम इनको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक ही लकड़ी से हमने सोफा बना लिया और एक ही लकड़ी से हमने बना लिया है कुर्सियां। ओके, यानी कि बड़े बड़े पीस बना के हमने सोफा बना लिए, जो छोटे पीस बने हमने उसके जोड़ के ना कुर्सियां बना ली। अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, चाहे तो यह कि हम उनके ऊपर पॉलिश करें, रैक्सीन लगाएं, कपड़ा लगाएं, ठीक है, उसको वार्निश करें और हम इसको सेल कर दें इस पॉइंट पे। लेकिन हमें ये वाली वैल्यूज नहीं पता, हमें ये पता है कि इसके ऊपर सोफा के ऊपर कपड़ा कितना लगेगा, गद्दियां कितनी लगेंगी और पॉलिश कितनी कॉस्ट आएगी और ये सोफा कितने का बिक जाएगा। तो अगर हम इसमें से ये वैल्यू लेस कर देना, तो हमें यहाँ वाली वैल्यू, दिस इज हाइपोथेटिकल, मैं मानता हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कहलाएगी। या अगर आपको जिस मार्केट का मैं रेफर कर रहा हूँ कभी जाना, तो वहां पे ना आपको ये सेमी फिनिश्ड, ये है फिनिश गुड्स, दिस इज द सेमी फिनिश्ड, आपको सोफे का ढांचा, कुर्सियों का ढांचा मिल जाएगा। जो दूसरे फर्नीचर काम करने वाले होते हैं वो इनको उठा के ले जाते हैं और इसके ऊपर रैक्सीन और फलाना करके ना वो अल्टीमेट मार्केट वैल्यू पे सेल कर देते हैं। जो यानी कि नाज शर्मा की जो मार्केट है ना, ये होलसेल मार्केट बन चुकी है ऑफ द सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स। तो आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं या फिनिश प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। और अगर आपने सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू निकालनी है यानी कि अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है एनआरवी का, दैट इज अल्टीमेट प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। जब आपके पास प्रोडक्ट्स मार्केट में ना बिकते हो एट स्प्लिट ऑफ, तो आप ये तरीकेकार कर सकते हैं। जी तो सर
सर मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 25 की, इसमें भी तो कुछ मार्जिन लग के आगे गया होगा ना सेलिंग प्राइस पे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखो हमने जस्ट क्या करना है, हमने कॉस्ट को एलोकेट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, कॉस्ट को एलोकेट करना है किस पॉइंट पे, एट स्प्लिट ऑफ। ओके, हमने कॉस्ट को एलोकेट करना है एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, ठीक है बेटा। हम यस क्या सर। करेंगे, जी मैं बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर भी फर्दर प्रोसेस प्रॉफिट लगा होगा, लेकिन हम अभी हमारी कॉस्ट कहां तक इंकर्ड हुई थी, इस सेपरेबल पॉइंट तक। ओके, और इस सेपरेबल पॉइंट पे इतने यूनिट्स हमारे पास बने, और हम उसके करें इसकी हाइपोथेटिकल वैल्यू और एनआरवी। एनआरवी वैसे कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। सेलिंग प्राइस मतलब माइनस सेलिंग कॉस्ट। हाँ, तो हमने यहाँ पे कहा कि हमने इन प्रोडक्ट्स को स्प्लिट करना है ना, कॉस्टों को स्प्लिट करना है, तो हमारे पास एक ही मेथड अवेलेबल है, दैट इज एनआरवी। या तो हम यूनिट की बेसिस पे कर लें, सम टाइम यूनिट इक्वल होते हैं लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखो आप यहाँ पे 95 और 65 इज अ बिग डिफरेंस, कि नहीं? जी बेटा, यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ कर देंगे 95 और यहाँ कर देंगे 65। यूनिट्स हमारे पास वही थे, तो ये हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू विद एनआरवी। और इसकी बेसिस पे फिर हम इसको, हमारी वैल्यू बन गई 475, ये 195 और ये 670 आ गया। ओके, अब हम इसके साथ वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ये जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करने वाला। अब 135,000 हमारी जॉइंट कॉस्ट है, वैल्यू हमारे पास आ गई है 670, ये बन गई है 20%। ठीक है, कितने परसेंट बन गई? 20%। अगर हमने मालूम करनी होगी JP1 की और JP2 की, तो हम क्या करेंगे कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इस अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसका अगर हम सम लेंगे तो ये 135,880 ही आएगा। ठीक है, ये आ गई जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई हमारी। ठीक है, तो बेटा ये तीसरा मेथड है एनआरवी का। एनआरवी में क्या करना है, हमने एनआरवी पहले निकालनी है पर यूनिट, ठीक है, और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल सेल्स वैल्यू बन जाएगी एनआरवी की। कॉस्ट को डिवाइड करना है उस फिगर से, हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी, और हम इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गई है जॉइंट कॉस्ट फॉर JP1 एंड JP2। और अगर आपने इसकी पर यूनिट भी निकालनी है तो हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी बेटा, दिस डिवाइड बाय दिस, कितने यूनिट से 5000, ये आ गई 19 और 30। देखो यहाँ पे फर्क भी आ रही है, ये आ गई है पर यूनिट कॉस्ट। ओके, और यही पर यूनिट कॉस्ट हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, दिस डिवाइड बाय, यहाँ पे भी देखो फर्क आ रहा है। ठीक है, यूनिट की बेसिस में सेम आ रही थी, यूनिट की बेसिस में सेम थी, और अब जो है इसमें फर्क आ रहा है। तो दिस इज द मेथड ऑफ allocating joint cost among products. दिस इज यूनिट बेसिस पे हमारे पास कॉस्ट है 16.99, 16.99, ठीक है, और स्प्लिट ऑफ में एक की वैल्यू आ गई 14.89, 20.48, और यहाँ पे आ गई है 19.27 एंड 13.18। अब आप देख सकते हैं यूनिट बेसिस में कॉस्ट सेम है बेटा, ठीक है, स्प्लिट ऑफ में JP1 की कम है, JP2 की ज्यादा है। ठीक है, क्यों? इसकी वैल्यू स्प्लिट ऑफ के टाइम पे कम है और इसकी ज्यादा है,
लाइकवाइज एनआरवी में देखें तो हमारे पास JP1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और JP2 की पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है, क्योंकि इसकी एनआरवी ज़्यादा है, इसकी एनआरवी कम है। तो जिस तरह डिफरेंट मेथड्स करने से हमारी जो यूनिट कॉस्टें हैं वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये अब आपका मेथड होगा कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है एंड सो। ठीक है बेटा, तो तीनों तरीकों से हमने ये कॉस्ट एलोकेट करना सीख ली। जी बेटा, आप क्वेश्चंस? जी बेटा, इसी तरह बाय प्रोडक्ट्स के भी मेथड है। ये जॉइंट कॉस्ट के मेथड्स है, इस तरह बाय प्रोडक्ट के भी कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो दोनों में डिफरेंस है ना, बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स में, वो क्या है बेटा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू। जॉइंट प्रोडक्ट्स जो होती है उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। जो स्प्लिट ऑफ वाला पॉइंट है ना बेटा, उसमें हमें इस डाटे की जरूरत भी नहीं है। इस डाटे को अगर मैं निकाल दूं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूनिट बेसिस में भी हमें इसकी कोई फर्दर जरूरत नहीं है। जी बेटा, क्वेश्चन? क्लियर है सर। यूनिट पे, तो यूनिट पे सिर्फ जाना है, सिंपल यूनिट्स पे। ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन आपके सामने कर ली, ये शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो वैल्यूज थी ना, उनका ये करके निकाला है और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड सो ऑन। उसका हमने डिफरेंस भी निकाल दिया यूनिट के साथ। यूनिट बेसिस पे कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट थी, और अगर हम चाहें तो पर यूनिट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज 16.99। ठीक है बेटा, तो ये पर यूनिट का भी डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह हम चाहें तो तीसरा मेथड भी लेके आ सकते हैं। वो कौन सा था? एनआरवी वाला। उसकी भी निकाल लेते हैं यूनिट कॉस्ट क्या थी। दिस 19.27 एंड 13.18। तो हम इसके यहाँ पे डिफरेंस जो है ना, तीनों के भी निकाल लेते हैं। इसको कर लेते हैं ए, सॉरी ये हो गया स्प्लिट ऑफ, ये यूनिट वाला है और ये एनआरवी वाला। ठीक है, तो हमारे पास पहले डिफरेंस निकाल लिया हमने। इसको करते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर हमने निकाला डिफरेंस ए और बी का। यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं ए और सी का, और फिर बी और सी का। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ए और सी का कैसे आएगा? दिस माइनस दिस, और फिर बी और सी का सी माइनस बी। तो बेटा ये डिफरेंसेस आ गए इनकी यूनिट कॉस्टों में। ठीक है, इनकी यूनिट कॉस्टों में डिफरेंस है। देखो कितना बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसमें 20.48 है, इसमें 13.18 हो गया। ठीक है, ये दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, 7.29। तो अगर ये हमें बताता है कि अगर हमारी कॉस्टिंग मेथड डिफरेंट हो
तो हमारी यूनिट कॉस्ट जो है वो कितनी ज़्यादा वेरी कर सकती है। ठीक है, ये आपके सामने ये इसकी एग्जांपल आ रही है। तो बेटा ये तीनों मेथड्स अवेलेबल हैं, तीनों लिटरेचर में भी अवेलेबल हैं और तीनों प्रैक्टिकल फील्ड में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ लिया है ये जॉइंट प्रोडक्ट्स, और इसके बाद हम कल कर लेंगे बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इस वीक में हमारा ये बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी प्रैक्टिस आप लोग भी करें, मैं भी कुछ और पास पेपर से क्वेश्चन निकाल के ना वो आपके साथ यहाँ पे हम इसको शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कल इंशाल्लाह ये चैप्टर ना थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने इंशाल्लाह बाय प्रोडक्ट को, इसके भी कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, ये लिखे हुए हैं पॉसिबल मेथड्स इंक्लूड, कि जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आता है ना, इनफैक्ट वो हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू आता था ना, तो हम मटेरियल से लेस करते थे, इस तरह यहाँ बाय प्रोडक्ट्स का भी रेवेन्यू आएगा, उसको हम जॉइंट कॉस्ट से लेस करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, any product that does not have a substantial sales value is called a byproduct। तो जिसकी substantial sales value है, यानी कि सेल वैल्यू प्राइस उसकी ज्यादा है, वो हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। और अगर किसी की वैल्यू कम है तो हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। जैसे अगर हम कहें जी इसकी प्राइस है 0.5, तो JP2 जो होगा ना बेटा बाय प्रोडक्ट होगा, और JP1 जो होगा ये मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और अगर दोनों की सिग्निफिकेंट वैल्यूज है तो ये दोनों मेन प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट। जी बेटा, TOT जो आपका हो रहा है ना, उसमें सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग जितना हमने पढ़ा हुआ है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स में शामिल नहीं करेंगे हम, सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग के जितना हमने चीजें पढ़ी हैं ये TOT में आएंगी। ठीक है बेटा, TOT में जस्ट हम ले रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसके अंदर सब कुछ शामिल है, FIFO, एवरेज, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ सर।